नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पवन राज, और आज आपको मिलवाने वाला हूँ खास मेहमान से जो 45 वर्षों से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसी के साथ 35 वर्षों से समाज सेवा भी कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में राजीव अजमानी जी का। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है समय देने के लिए। सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरे पेरेंट्स जो हैं वैसे हम लोग गाज़ियाबाद के हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स जिस समय आज जो दुर्भाग्य से भारतवर्ष का वो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान कहते हैं वहाँ से थे। जब बंटवारा हुआ उसके बाद वो गाज़ियाबाद आए। वहाँ पे उनका बहुत अच्छा बिजनेस था और वहाँ पे उनकी फ्लोर मिल्स थी, शिपिंग कंपनीज थी, बहुत पैसा था। लेकिन यहाँ पे जब आए बंटवारे के बाद तो काफ़ी गरीबी भी देखी और सरकार की तरफ से जो है एक उनको शॉप दी। परिवार बड़ा था, गरीबी काफ़ी देखी जी। फिर हमारे फादर की जब शादी हुई तो हमारे दादाजी ने उनको कहा कि आप अलग रह लें और अपना कुछ काम कर लें। मतलब एक जिम्मेदारी दे दी कि अब आप अपना संभालिए। जी जी। हम लोग 3 भाई हैं। ओके। एक मेरे से बड़े हैं, वो गाज़ियाबाद में ही रहते हैं जी। उनका अपना टेंट का बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जी। एक मेरे से छोटे हैं, वो मेरे साथ व्यापार में यहाँ पे नोएडा में आते हैं, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। और आगे मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई है। जी। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा आपने, क्योंकि परिवार में तो कोई था नहीं इस फील्ड का। जी। तो फिर कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, क्या उम्र रही होगी आपकी और कैसे शुरू किया इसको? इसकी ये थोड़ी सी एक मैं आपसे डिटेल में कुछ बताना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। ऐसा है, हमारे फादर जिस भी स्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की जाए। जी। उन्होंने हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पब्लिक स्कूल में पढ़ाया हमें। 8 तक हम लोग पब्लिक स्कूल में पढ़े। उसके बाद 9th में इंटर कॉलेज गाज़ियाबाद में था तो उसमें एडमिशन लेना था। जी। तो जब उसमें एडमिशन लिया तो वहाँ पे ऐसी 14-15 रुपये की फ़ीस थी। तो उन्होंने हमें मेरे को 50, पहले 30 थे, फिर 50 रुपये ऐसे करके एक देने लगे कि भैया आपके जेब खर्ची होगी, आप फीस वगैरह भी देंगे, आपके आने जाने खर्चा वो उससे होता रहेगा। ठीक है। तो वो उन्होंने मेरे को जो है वो देते थे मुझे एक जेब खर्ची हमारी 50 रुपये की। जी। उससे मैं फ़ीस भी देता था और जेब खर्ची भी जो और बाकी खर्चे थे वो भी करते थे, कुछ सेविंग भी हो जाती थी। क्योंकि बचपन से ही जब हम लोग पेरेंट्स से बैठे होते थे तो वो अपनी बताते थे, बातें बताते थे कि भी कितनी कैसी स्थिति से हम लोगों ने अपने संघर्ष किया। तो वो भावना हमारे मन को भी एक ऐसी छू गई कि अब हम भी जैसे अपने आप को स्टैंड करें, एस्टेब्लिश हों, तो हम भी उनके लिए कुछ करें, अब उनका सहारा बने, ना कि सहारा बने। जी। तो फिर वो जैसे सेविंग करते रहे। मैं 12th में आया तो 12th तक मेरे पास लगभग ऐसे 1200 रुपये के लगभग मेरी सेविंग भी हो गई थी और मैंने 12th भी पास कर ली थी। तो मेरे पेरेंट्स ने फादर ने कहा कि हमारे वहीं शॉप थी हमारे फादर की, तो उनके पास में एक जगह थी, वहाँ पे उन्होंने अकाउंटेंट की मेरे को जॉब के लिए बातचीत करके आए कि आप ऐसा कर लो कि आप आगे पढ़ाई करते हुए ना और साथ साथ जॉब भी कर लेना। तो 500 रुपये की उस समय वो जॉब मेरे पास उन्होंने मुझे बोली। तो मैंने उनको मना तो नहीं किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि मैं उस जॉब को करूं। सपने कुछ और थे जी। उन्हीं दिनों में फाइनेंस कंपनीज चल रही थी, एक पीरियडलाइज थी और कंपनीज कुछ चल रही थी। तो उसमें एक टारगेट था 1-2 महीने के लगभग का कि इसके अंदर अगर आप उसको टारगेट को पूरा करेंगे उसमें कुछ कमीशन और कुछ गिफ्ट मिलेगा। जी। तो मैंने वो टारगेट पूरा किया और ऐसे ही उसमें से लगभग मेरे को 500 रुपये के आसपास वहाँ से मुझे कुछ अर्निंग हो गई। जी। मतलब उसमें मेरा गिफ्ट भी था और मेरा कमीशन भी था, तो टारगेट पूरा कर दिया था। तो इस तरीके से इतनी अमाउंट मेरे पास हो गया था। और चूँकि एडमिशन्स भी मेरे को आगे बीकॉम में लेनी थी तो वो भी ली। और पेरेंट्स को मैंने कहा कोई नहीं, आप थोड़ा समय दीजिए मेरे को, मैं इस बारे में सोचता हूँ, बताता हूँ। लेकिन मन में था कि कुछ अच्छा करना है और बढ़ना है, आगे बढ़ना चाह रहा था। तो मैंने हमारे मौसा जी उम्र में मेरे से बहुत बड़े थे, लेकिन सबसे छोटी मौसी हमारी थी,
और हमारे फादर ने उनको बेटी की तरह शादी की थी, तो हम उनको जिया जी बोलते थे, लेकिन मेरे बिल्कुल दोस्तों जैसे संबंध थे उनके साथ। तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला क्या नाम है, मैं हम लोगों ने आपस में बात करी कि हम कुछ काम करते हैं। तो उस समय कैलेंडर डायरीज़ का काम, नॉवल्टीज़ का काम ये लोग थोड़ा होता था, तो उसमें थोड़े पैसे देके हमको सैंपल्स मिल जाते थे और हम उसके बाद ऑर्डर बुक करते थे और वो एडवांस लेते थे और काम करा लेते थे। तो उन्होंने कहा भी मेरे पास नौकरी है तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो समय मतलब तुम दो और मैं भी जो दे सकता हूँ दूंगा, हम काम करेंगे, आप कीजिए। तो वो हमने काम शुरू किया, भगवान की दया से बहुत अच्छा चला। उसके बाद ही मेरे को ऑफ़र आया कि शहर में बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं। उस समय हम जो होर्डिंग्स जिसको आज हम बोलते हैं, तब ज़्यादा भाषा किसी को और समझ में नहीं आती थी कि बड़े बोर्ड की बात बोलते थे, बड़े बोर्ड लग रहे हैं रोड पे लगते हैं। तो वो हमें फाइनेंस कंपनी ने एक ऑर्डर दिया कि आप ये हमारे लिए लगा दीजिए। तो हमने उसको उनसे एडवांस भी लिया और अपना काम भी किया, तो वो एक लाइन शुरू हो गई। ऐसे आना हुआ। तो उसके बाद वो नॉवल्टी से हम लोग ये पब्लिसिटी के इसमें होर्डिंग्स में आ गए, न्यूज़पेपर्स में भी ऐड करते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आ गए। और वो कुछ टाइम बाद, चूँकि वो जॉब में थे तो वो समय ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे, तो वो फिर अलग हो गए, लेकिन मैं उस काम को कंटिन्यू करता रहा। आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे? हाँ जी, मैं लगभग 15 वर्ष उसका एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। जब मैंने गाजियाबाद में ये काम शुरू किया था, उससे मेरे से पहले 2 लोग थे काम करते थे और मेरे से उम्र में भी बड़े थे। तो हम लोगों ने पहले तो उन्हीं को ही अध्यक्ष बना के और कैसे करके भी एक, चलो हम तीनों की एक यूनिटी बनेगी, मिलते रहेंगे और जो भी काम होगा उसको भी हम कहीं कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरे से मिल के हम करेंगे। तो हमने शुरुआत करी। फिर उसके बाद होते होते हम लोग गाज़ियाबाद में करीब 25-26 एडवर्टाइजर्स हो गए। और फिर चूँकि जब काम ऐसा हो रहा होता है, इतना बिजनेस जब बढ़ जाता है, रोड्स पे हो रहा है, तो एडमिशन की प्रॉब्लम्स भी आने लगी, दिक्कतें थी। तो एसोसिएशन की बहुत आवश्यकता थी, जो हमने शुरू में बनाई चुके थे। वो फिर हमने काफ़ी स्ट्रांगली इसको काम किया। लेकिन अपनी ही इंडस्ट्री का अध्यक्ष होना एसोसिएशन का, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी उठाने पड़े हुए? बहुत बड़ा नुकसान मैंने उठाया। था क्या कि पहले ये सिस्टम हुआ करता था कि नगर निगम से हमें परमिशन मिलती थी और एक एज ए मतलब लाइसेंस सिस्टम पे वर्किंग हुआ करता था जी। तो सारे लोग काम कर रहे थे, तो हम एक, इसलिए आपस में हमारी एसोसिएशन बनी, यूनिटी भी थी। बट जब धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ने लगता है तो सरकार को भी लगता है कि अगर ये मोनोपोली किसी को दे दें और वो हमें अच्छा पैसा दे दे जी, तो उस पर फोकस गवर्नमेंट का होने लगा। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, काफ़ी कोशिश भी करी कि इस चीज़ को, पद्धति को ना बढ़ा जाए, आप टैक्स में आगे बढ़ा लें। तो लेकिन उस समय गाज़ियाबाद में हरदेव सिंह बावा बहुत मशहूर हैं। वो जो एक बात मन में आ जाती है तो ठान लेते हैं, तो वो करते हैं। उन्होंने उस समय शहर में वो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन बन के आए थे, एडमिनिस्ट्रेटर, कठोर निर्णय के लिए इसके लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने वो नहीं माने और वो हमें दे दिया। अब चूँकि वो ठेका पॉलिसी जब उन्होंने शुरू करी तो भगवान की दया से उस समय इतना सक्षम थे कि मैं उसको ठेके को ले सकता था। लेकिन चूंकि वही वाली बात कि एसोसिएशन का आप अध्यक्ष हैं और आप सबके हित में काम करना चाहते हैं और अपने हित की सोचोगे तो फिर दिक्कत अपने होगी। पर्सनल हित के लिए नहीं सोच सकते, सबके हित के ही सोचना था। तो उस लिहाज से फिर सबने कहा कि आप कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं वही करूँगा जो एक अध्यक्ष को करना चाहिए। सो मैंने उसको वैसे ही किया। और इवन जिसने ठेके में पार्टिसिपेशन किया और बाद में विनर भी रहा, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उन्होंने मुझे ठेके से पहले भी बोला कि हम मिलके ले लेते हैं, फिर लेने के बाद भी मुझसे बोला कि अब तो मैं ले ही चुका हूँ, अब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो कम से कम अभी मिल जाओ मेरे साथ। लेकिन मैं अंत तक नहीं मिला। आपने त्याग किया और त्याग में ये हुआ कि मतलब मेरा एक जो, हालांकि मेरा पूरा वेस्टर्न यूपी में काम था, लेकिन मेजर काम मेरा गाज़ियाबाद ही था और उस समय गाज़ियाबाद में नंबर 1 पे काम था। लेकिन उसको नुकसान को झेला। थोड़ी सी लाइन में हमने परिवर्तन इतना कर दिया कि हम पहले ये जो आज हम LED बोर्ड्स वगैरह लगते हैं, उस समय ग्रोथ से लगते थे। काम नहीं था अध्यक्ष रहना। हाँ यार, त्याग करना पड़ा। बिल्कुल करना। बात करते हैं समाज सेवा की जी। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे समाज सेवा भी करनी है? क्योंकि आप 15 साल अध्यक्ष रहे अपनी इंडस्ट्री में, फिर समाज सेवा से जुड़े, ये कैसे? समाज सेवा में तो मैं व्यापार करने के कुछ वर्षों बाद ही जुड़ गया था जी। जब आदमी कुछ कमाता है तो उसके बाद लगता है कि हमें भी कुछ, क्योंकि ऐसा माहौल हम लोग जब देखते हैं कि भी झुग्गी झोपड़ियों में लोग हैं और भूखे हैं,
तो मन में एक भावना सी आ रही थी कि भाई अब हम भगवान ने हमें इतना सक्षम बना दिया है तो क्यों ना हम समाज के लिए कुछ उनकी करें। कुछ मदद करें। तो उन दिनों में हमारे एक मेरे एसोसिएशन, हमारी एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के ही मेरे एक कुलीग थे, जी। तो उन्होंने ही वो लॉयंस क्लब में जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे हमारा ये सब ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, मेडिकल कैंप हो गया, आई कैंप, ऐसे सारे सोशल वर्क जो है सारे उसमें लॉयंस क्लब में हुआ करते थे। जी। तो उन्होंने कहा कि ये एक संस्था है तो आप इसी में क्यों ना जुड़ जाओ हमारे साथ। और तो हमारे आपका साथ जुड़ के समाज सेवा में समाज सेवा अपना में योगदान उनके दीजिए। साथ, हाँ, तो मैं उसके साथ जुड़ गया। और भाग्यवंश कह लो कि 2 वर्ष बाद ही मेरे को वहाँ का भी उसका भी अध्यक्ष बना दिया गया लॉयंस क्लब का। उन्होंने मेरा काम देखा तो जी। बस इस तरीके से ही वो सिचुएशन चलती रही। फिर मैं लॉयंस प्रेसिडेंट के बाद मैं जोन चेयरमैन बना, फिर मैं रीजन चेयरमैन बना। तो तो अभी लॉयंस क्लब की बात कर रहे थे हम, तो अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ लॉयंस क्लब कर रही है प्रोजेक्ट के रूप में समाज सेवा के लिए? अभी तो मैं लॉयंस क्लब में नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं गाज़ियाबाद था मैं लॉयंस क्लब के साथ जुड़ा हुआ था। लॉयंस क्लब की एक्टिविटीज़ में मेन तो हमारी जैसे आई कैंप वहाँ पे लॉयंस क्लब में ज़्यादा होते हैं, मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप जो होते हैं वो लगते हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आई कैंप वाला, जो कि निःशुल्क इलाज हो रहा है, सारे लोगों का ऑपरेशंस हो रहे हैं। बहुत बड़ा गाज़ियाबाद में एक हॉस्पिटल भी है लॉयंस क्लब का, और एक वरदान आई हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ पे भी हमने एक अपना ट्रस्ट बना के वहाँ पे वरदान हॉस्पिटल के अंदर हमने हॉल वगैरह बना के दिए हुए हैं। और लॉयंस आई हॉस्पिटल के साथ तो हम जुड़ के, इवन मैं जब मैं रोटरी का भी अध्यक्ष बना हूँ उस समय भी मैंने लॉयंस क्लब के वहाँ आई कैंप्स को, मतलब उनकी वैन आई थी और यहाँ पे हमने कैंप लगवाए थे। तो आज भी लॉयंस क्लब जो है आई कैंप के लिए बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है। बात कर रहे हैं रोटरी क्लब की जी। तो लॉयंस क्लब, फिर उसके बाद रोटरी क्लब, ये कैसे सफ़र शुरू हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैं जब तक गाज़ियाबाद में था तब तक मैं लॉयंस क्लब के साथ जुड़ा रहा। फिर यहाँ जब आया उस समय भी मैं जब गृह प्रवेश हुआ तो लॉयंस साथी सब लोग आए भी। यहाँ पे जो लोकल नोएडा में भी एक लॉयंस क्लब की एक क्लब की ब्रांचेस थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब इस वाली ब्रांच में आ जाओ, आपको गाज़ियाबाद दूर पड़ेगा। तो मेरा का ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सब अपने पुराने मित्र हैं तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे ही कंटिन्यू करूँगा। जी। लेकिन उस समय ये बात आने लगी कि हमें जो है एक जैसे एक पोस्ट होती है लॉयंस क्लब में रीजन चेयरमैन की, वो एक क्या कहते हैं उसको, स्टेप होता है कि उसके बाद आपको आगे इलेक्शन, मतलब गवर्नर का इलेक्शन के लिए मान के चलते हैं कि ये आप नॉमिनेट अब हो जाएंगे, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं ना क्वालिफिकेशन है कि आप रीजन चेयरमैन तक बनना है, उसके बाद ही आप गवर्नर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मेरे को काफ़ी फोर्स करने लगे, आप गवर्नर का इलेक्शन लड़ लीजिए, वो कर लीजिए। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हुआ। जी। तो फिर ये हुआ कि अगर आप नहीं हो रहे तो आप वहाँ चले गए हैं और वैसे भी आने में हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ अब मेरे को शायद अब लॉयंस यहाँ वाला बंद छोड़ देना चाहिए, तो मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग जो लॉयंस में वहाँ गाज़ियाबाद में भी जुड़े हुए थे, यहाँ नोएडा में भी थे, वो रोटरी के अंदर उन दिनों में रोटरी का थोड़ा सा ज़्यादा रुझान लोगों का होने लग गया था। जी। वो चाह रहे थे कि अब मैं रोटरी में आ जाऊँ। तो फिर वो कैसे कैसे करके कुछ ऐसा मतलब सरकमस्टांसेस बने कि वो उन्होंने मेरे को रोटरी में ले लिया कि अभी आप अगर लॉयंस आप नहीं छोड़ रहे, उसको छोड़ रहे हैं तो आप रोटरी में आ जाइए। तो मैं रोटरी में जुड़ गया। जी। और यहाँ भी 2 से 3 वर्ष ही चल ही रहा था। तो यहाँ का भी मेरे को, क्योंकि पुराने सब रिकॉर्ड उनके पास थे कि आपने कितने काम किए हैं, तो वो मुझे यहाँ भी अध्यक्ष बना दिया गया। तो रोटरी क्लब क्या क्या करती है समाज सेवा के लिए? रोटरी क्लब का दायरा बहुत बड़ा है। वैसे तो लॉयंस भी इंटरनेशनल है और रोटरी भी इंटरनेशनल है। यस। लेकिन ये इसके अंदर ये जो है कि इसके अंदर जो जैसे अब कैंसर हॉस्पिटल है एम्स में अंदर, मतलब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये रोटरी ज़्यादा कर पाता है लॉयंस के कंपेरेटिव। ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ नोएडा के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ब्लड बैंक बने हुए हैं, दिल्ली में कई सारे ब्लड बैंक हैं। और जो बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे व्हील चेयर्स वगैरह देने हैं विकलांग के ऊपर, दिव्यांग शिविर होते हैं बड़े बड़े, वो सारे काम रोटरी भी करता है। जैसे लॉयंस के वैसी रोटरी है, बट इसका थोड़ा दायरा ज़्यादा बड़ा है। लॉयंस क्लब रहा, फिर रोटरी रहा, फिर एक और जुड़ गया आपके साथ भारत विकास परिषद, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ऐसा जब संस्थाओं में हम लोग जुड़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक से दूसरी संस्था में काम देख के भी
सभी चाहते हैं कि भी अच्छे वर्कर्स कह लो या एक कार्यकर्ता हम कहेंगे, वर्कर्स नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता, समाज सेवी कार्यकर्ता तो आवश्यकता होती ही है। तो यही हुआ कि जब मैं इसका प्रेसिडेंट था रोटरी क्लब का, तो आया कि भाई आप जो है भारत विकास परिषद में जुड़ जाएं, लेकिन अध्यक्ष होते हुए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अध्यक्ष के समाप्ति के 2 वर्ष बाद जो है मैं भारत विकास परिषद के साथ भी जुड़ गया। आज भी हमारे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो रोटरी में भी हैं और भारत विकास परिषद में भी हैं और संस्थाओं में भी हैं, तो उसमें मेरे को भारत विकास परिषद में जोड़ा गया। भारत विकास परिषद में मैं कुछ वर्ष निकला तो फिर मेरे को वहाँ पे कोषाध्यक्ष, पहले मैं कोषाध्यक्ष बना और फिर उसके बाद उस समय कार्यकाल 2 साल का हुआ करता था, अभी जैसे 1 साल का है। तो धीरे धीरे यहाँ भी आप अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष पहुँच गए। बस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा तो अध्यक्ष बन गया। भारत विकास परिषद में मेरे को 2 वर्ष के अंदर एक अलग ही तजुर्बा मिला जो अभी तक किसी भी संस्था से नहीं मिल पाया था। क्या था कि जब मैं अध्यक्ष बना 1 वर्ष मैंने काम, जो भी उसके हमारे प्रकल्प हैं उन सबको मैं काम करता हुआ गया जी। पहले तो मैं आपको थोड़ा भारत विकास परिषद के बारे में बता रहा हूँ ताकि हमारे दर्शकों को पता चले जी भारत विकास परिषद किस तरीके से काम करती है। भारत विकास परिषद के ना हमारे 5 प्रकल्प हैं जी। संपर्क, संयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण जी। इसके ऊपर हमारे सारे कार्य होते हैं। सबसे पहले हम संपर्क करते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं, जो मतलब अच्छे सोसाइटी के लोग हैं, जो कुछ समाज को देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि वो कौन है, उनको जोड़ते हैं अपने साथ जी। फिर उनको क्या उनका कंट्रीब्यूशन समाज को हो सकता है उसके प्रति उन्हें जागृत करते हैं जी। हमारे संस्था के संस्कारिक कार्यक्रम बहुत सारे हैं, जिसमें मुख्य मैं आपको 3 बताता हूँ जी। एक है हमारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। क्या होता है इसमें? हम गुरु के समक्ष छात्र का अभिनंदन करते हैं और छात्र से गुरु का कराते हैं जी। कि हमारे सब, जैसे एक प्रार्थना सभा में हम लोग गए, वहाँ पे सब बच्चों के सामने जो बहुत अच्छा बच्चा कार्य कर रहा है, स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, से गुरुजनों की प्रतिभा है उसके अंदर जी, वो सम्मान गुरुजी से उनके लिए कराते हैं और फिर वो अपने गुरुजी को सम्मान देते हैं। तो ये एक ऐसी कार्य है, जब हम भरी सभा में, प्रार्थना सभा के अंदर जब हम ये कार्य कराते हैं तो दोनों को एक प्रेरणा मिलती है, गौरवान्वित महसूस करते हैं जी। दूसरा है शिष्य परंपरा भी बरकरार रहेगी जी, इस तरीके से बिल्कुल। दूसरा है हमारा कार्य समूह गान प्रतियोगिता जी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए तो स्कूल, जिन भी स्कूलों में हम लोग पार्टिसिपेशन ये लोग हर वर्ष करते हैं, वो इंतज़ार में रहते हैं कि कभी कार्यक्रम हो। हमारी एक किताब है भारत विकास परिषद की, एक जो किताब से ही पढ़ के बच्चे, ये सब देशभक्ति के सारे हमारे इसके अंदर गीत होते हैं, उनकी तैयारी करते हैं और ये हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है जी। 2 प्रतियोगिता होती हैं हाँ जी। और ये शुरुआत होती है शाखा लेवल से, फिर प्रांत लेवल पे जाती है, फिर क्षेत्र लेवल पे जाती है और फिर राष्ट्र लेवल पे जाती है। 4 लेवल पे जाती हैं और फिर उसका एक रिकग्नाइजेशन मतलब पूरे इंडिया में अच्छा माना जाता है, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है जी। तीसरा कार्य है हमारा भारत को जानो। हम कितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे इस भारत विकास परिषद की इस किताब से पढ़ के IAS PCS बने हैं लोग। इतना कुछ ज्ञान है, ये हम बच्चों को एक हमने क्लासेस दे रखी हैं, इस क्लास से इस क्लास तक के बच्चे का वो हम एक यही शाखा लेवल पे, फिर प्रांत लेवल पे, ऐसे सारे कंपटीशन 4 लेवल पे कंपटीशन होते हैं। उससे वो कंपटीशन पहले हम लोग पेपर्स वो दे के आते हैं, सब एग्ज़ाम्स देने के स्कूल वाले बोले, फिर उनकी चेकिंग होती है। अब इसको हमने धीरे धीरे कंप्यूटराइज सिस्टम पे ले आए, तो बहुत फास्ट होने लगा है। तो ये एक प्रतियोगिता ऐसी है भारत को जानो की, जिससे कि बच्चों के अंदर बहुत कुछ ज्ञान मिलता है।
तो इन तीनों जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गुरु शिष्य बंधन हो गया, सामूहिक गान हो गया, इस तरीके से तो संस्कार भी दे रहे फिर हैं, इसके बाद शिक्षा भी दे सेवा, रहे हैं। फिर इसके बाद आती है सेवा। सेवा, ओके समाज में हम क्या सेवा कर सकते हैं जी। उसके प्रति भी सारा हमने मतलब हमारे यहाँ पे सभी प्रकल्पों के एक संयोजक को बनाया गया है, शाखा लेवल पे भी और आगे सभी ऊपर के लेवल तक सब भी ऐसे चलता है जी। तो वो सभी इसको मतलब गाइड भी करते हैं और उसको पूरा मैनेज भी कराते हैं। तो सेवा के कार्य यही हो गए कि हम लोग विकलांग जैसे विकलांग के लिए करते हैं, वृद्ध आश्रम्स के लिए, मतलब समाज के लिए हम जो भी सेवा करते हैं। इसमें हमारी गौशाला भी आती है, गौशाला के अंदर भी जो सेवा करते हैं, ये सेवा के जो कार्य हैं और जो समर्पण भाव से करते हैं, मतलब संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, ये पांचों चीज़ें जो हैं हर आदमी अगर अपने मन में है तो भारत विकास परिषद के अंदर है जो इसको आगे बढ़ा रही है। ये बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में एक यही एक ऐसी संस्था है जो सारे प्रकल्पों करती अभी है। आपने बात कर रहे थे वृद्धाश्रम की, तो ये जो वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, शिक्षा देते हैं और कैसी भी स्थिति हो वो अच्छी उनको परवरिश देते हैं और जब वो इस लायक हो जाते हैं कि अब वो माँ बाप की सेवा कर सकें जी, उस समय वो या तो विदेश चले जाते हैं या फिर दूसरे शहरों में चले जाते हैं और माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। इसमें कारण तो कई हैं। मुख्य कारण ये है कि एक तो हमारा जो परिवार है वो काफ़ी छोटा होता जा रहा है। एक या दो बच्चे हैं, अगर एक लड़की है उसकी शादी हो गई, लड़का रह गया और वो बाहर चला गया तो पेरेंट्स अकेले हो गए। कहीं एक ही बच्चा है, कहीं दो बच्चे हैं तो दोनों ही अपने अपने अलग अलग, एक विदेश चला गया, एक दूसरे शहर में चला गया, तो परिवार छोटा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि छोटा परिवार होने के बावजूद भी बच्चे साथ भी रहते हैं, वो भी करते हैं। संस्कारों की भी कमी कह सकते हैं, तो क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों को संस्कार अच्छा सिखाते ही हैं, लेकिन बच्चों को भी सीखना पड़ता है, क्योंकि वो ये नहीं है कि हम किसी को घोल के नहीं बढ़ा सकते जी। जब परिवार बड़े होते थे तो क्या था कि जॉइंट फैमिली है, चाचा ने, मामा ने, बुआ ने, ऐसे ही परिवार के लोगों ने भी एक दूसरे से बात सीख के, देख के उनको, या उन्होंने कहीं कमी है तो उनको बता के सब हो जाता था। अच्छा, क्या अब वजह बोलिए। है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाके देखें तो वहाँ बुजुर्ग आदमी बच्चों के साथ है, शहरों में ऐसा क्या है कि एक ही शहर के अंदर माँ बाप भी रह रहे हैं और बच्चे भी रह रहे हैं और लोग मिलने को तैयार नहीं है? बिल्कुल सही आपने कहा, ऐसा भी है। जी। एक शहर में रहते हुए भी अलग अलग रह रहे हैं, ये भी है। देखिए ये एक संस्कार ही है। गांव में अभी इस चीज़ को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बेहतर भी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली और से बढ़िया कोई काम है ही नहीं, हो ही नहीं जॉइंट सकता। फैमिली की बात कर रहे हैं तो अगर हम पहले देखें पीछे तो 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। मामा, नाना, मौसा, मौसी, चाचा, ताऊ, सब सारे रिश्ते थे, बच्चों को पता था और वो सारे लोगों के बीच में रहते थे तो चीज़ें सीखते थे। अब लोग कहते हैं पहले था हम दो हमारे दो, फिर अब एक हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके क्या विचार हैं? देखिए 2 से 3 बच्चे तो होने ही चाहिए, परिवार इतना छोटा नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ है कि ये संस्कार तभी आते हैं जब जॉइंट फैमिली होती है। अभी हाल में आप पंजाबी समाज के भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो ये अध्यक्ष का सिलसिला बड़ा चलता जा रहा है, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि पंजाबी समाज क्या क्या कर रही है एक्टिविटीज़ और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? देखिए ऐसा है कि अध्यक्ष पद की बात जहाँ तक आपसे मैं कहूँ, मैं जो भी मुझे दायित्व दिया जाता है, मैं एक सेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ जी। और प्रयास करता हूँ कि जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसे पूरा करूँ। और कोई ऐसा मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है। कोई स्पेशलिटी होगी, कोई खास वजह होगी कि हर संस्था आपको धीरे धीरे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा देती है? हम वो जानना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे नोएडा शहर के मैं अपने सभी शहरवासियों का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है। मैं तो अपना सिर्फ काम करता हूँ, जो भी दायित्व दिया है,
उनका प्यार और सम्मान मुझे इतना मिला है कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि पता नहीं मैं इस लायक था भी या नहीं था जो मुझे दे रहे हैं। जी। मैं आज पंजाबी समाज का अध्यक्ष बना हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से पहले वाइस प्रेसिडेंट था, उपाध्यक्ष था। संस्थाओं में सिर्फ जुड़ना ही काम नहीं होता कि एक दायित्व ले लिया और फिर उसी के ऊपर हमें कि भाई एक सम्मान मिल रहा है। नहीं, जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे तब तक उस संस्था का और उस दायित्व का कोई महत्व नहीं है। जी। यही प्रयास मैंने अभी तक जिस भी संस्था में जुड़ा किया है और यहाँ भी अब जो भी मुझे दायित्व दिया गया है जी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी। कि इसमें भी पूरा खरा उतरूँ। और जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे शहर से बहुत सम्मान और प्यार मिलता है, सबका सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा राजीव जी, एक चीज़ और बताइए, आप 35 वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं जी। तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं कि समाज सेवा में और आगे लगे रहें, तो कैसे? देखिए 35 वर्ष से मैं समाज सेवा में हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन मोटिवेट कैसे करते होंगे इसमें आप? समय सभी जगह दिया जाता है। ये ठीक है कि थोड़ा सा समय बांट दिया जाता है। जी। तो संस्थाओं में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। क्योंकि बिजनेस भी करना है और समाज सेवा भी करनी है, तो अपने आप को मोटिवेट तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। परिवार के बारे में पूछना चाह रहा था कि कभी ऐसा कहा नहीं उन लोगों ने कि आप दिन रात मतलब समाज सेवा में ऐसे लगे हो कि आप इतनी सारी संस्थाओं का दायित्व ले रखा है, काम धंधों पे ध्यान आप थोड़ा कम कर रहे हो, आप तो दिक्कत आई कभी? जब शुरू में मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था तो उस समय समय निकालना, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत अच्छा तो एकदम स्टैंड नहीं हुआ, बिजनेस समय के लगा साथ समाज सेवा में टाइम देना। तो होता था, लेकिन वाइफ का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जी। और उनको ये लगता था कि भी ये इनको अच्छा लग रहा है, शौक़ है इनका, तो वो समर्थन करते रहे, नहीं बोला। थैंक्स करूँगा मैं अपनी बच्चों ने भी वाइफ कभी नहीं का। टोका आपको? और उसके बाद आज ये स्थिति है, पिछले 15-16 साल हो गए मेरा बेटा मेरे साथ बिजनेसमैन मॉल है। जी। आज भगवान की दया से बिजनेस भी हमारा काफ़ी बढ़ चुका है। जी। और बेटे ने कभी मेरे से ये नहीं कहा कि भी आप जो है वहाँ समाज सेवा में मत जाओ, पहले ये काम देख लो, कभी नहीं बोला। उसने कहा कि पापा आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे करो, मैं देख लूँगा। और वो मतलब मैं तो अपने वाइफ को भी और बेटे को भी बहुत थैंक्स कहूँगा कि उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिलता है, इसी वजह से मैं काम कर अभी पाता युवा हूँ। पीढ़ी की बात कर रहे थे हम, तो ये जो एक नियम पास हुआ कि आप लिव इन रिलेशनशिप में युवा पीढ़ी के लोग रह सकते हैं, आपका नज़रिया क्या है इस बारे में? देखिए लिविंग रिलेशनशिप तो मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। हालांकि अब तो हमारी सरकार कोर्ट से भी ये डिसीजन हो गया है तो हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन ये पहले भी होता था। तब थोड़ा सा एक डर रहता था, आदमी को लगता था कि भाई समाज में लोग क्या कहेंगे। अब जब कोर्ट का डिसीजन हो गया है तो हर आदमी अपने आप को समझता है, फ्री समझता है। लेकिन मेरे अगर हम अब नज़रिए से देखेंगे तो मेरे नज़रिए से ये ठीक नहीं है। अच्छा राजीव जी, एक और चीज़ है कि आपकी भी कोई संस्था है, ट्रस्ट है, तो उसका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये ट्रस्ट एक मेरी हमने बनाई है। मेरे बच्चों का ये था कि अपने दादा दादी के नाम पे एक कुछ काम किया जाए जिससे कि परिवार के बाकी लोग भी जुड़े रहे हैं। जी। इस नज़रिए से हमने ये सोचते हुए कि भाई परिवार के सब लोग जुड़ जाएंगे तो हमने एक ये ट्रस्ट बनाया है। और इस ट्रस्ट के अंदर भी हम समाज के लिए वृद्ध आश्रम और जो भी उनकी मेडिसिन्स और बच्चों की एजुकेशन के ऊपर वो परिवार के लोग हमारे करते हैं और मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ। समाज सेवा के लिए समय तो चाहिए होता है, लेकिन फंड भी चाहिए होता है। जी। और जब अध्यक्ष बनता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी। कैसे अरेंजमेंट होता है फंड का? देखिए ऐसा है कि जब ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष बनने के बाद ही पैसा खर्च करना पड़ता है। जब समाज से हम जुड़ते हैं तो पहले दिन से ही हमें समय भी देना पड़ता है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि कई ऐसे काम होते हैं जिसमें फंड्स की दिक्कत हो तो वो अध्यक्ष को या महासचिव को साथ में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करना पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हम
जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, हम समाज सेवा करनी है, तो फिर धन भी मिलता है हमें। अगर हम बाहर से भी हम और भी संस्थाओं से कह लें या और ऐसे जो हमारे योगदान कार्यकर्ता मिलता रहता है हैं, लोगों का तो भी। वो लोग भी अब देते हैं। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि समाज से नहीं मिलता, समाज से मिलता है, तभी हम समाज से पैसा मिलता है और समाज में खर्च करते अच्छा, हैं। क्या वजह है कि ज़्यादातर समाज सेवी जो दिखते हैं वो कहीं ना कहीं उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जॉब करने वाले कम होते हैं? इसको मतलब क्या वजह रहती है? देखिए थोड़ा जॉब सा करने तो वाले फर्क समय पड़ता नहीं दे है। पाते या कुछ और वजह है? देखिए कुछ फ़र्क तो ये पड़ता ही है कि वो व्यापार में थोड़े ज़्यादा सक्षम होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। और जो नौकरी वाले हैं, लेकिन नौकरी भी अच्छी हैं, कई अच्छे जॉब में लाखों रुपए कमा रहे हैं और वो चाहते भी हैं, लेकिन उनका समय नहीं है, तो वो फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ऐसे भी हैं करते हैं। राजीव जी, एक चीज़ और रह जाती है हमें पूछने के लिए, धार्मिक। तो धार्मिक कार्यक्रमों में आपका क्या योगदान है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सनातन धर्म जो है वो बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन धर्म है, जो कभी भी किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता, सबके सम्मान करता है। अगर हम देखें तो आज हमारे धर्म के अंदर हम जल की पूजा भी करते हैं, हम पौधे की पूजा भी करते हैं, हम गाय की भी पूजा करते हैं, हम सब ऐसी चीज़ों को की पूजा करते हैं। हमारे अंदर शुरू से ही, बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं कि सबका आदर करना है। कभी ये नहीं है कि दूसरे किसी धर्म को हमने नीचा दिखाना है। हमेशा इसी कार्यों में रहते हैं कि भाई जो कुदरत ने हमें दिया है उसको हमें धन्यवाद करना है। जी। ये हमें शिक्षा दी जाती है। और मैं खुद भी लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 56 में है, उसका मैं एक ट्रस्टी हूँ, उसमें इन्वॉल्व हूँ। और उनके जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उन सब में हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, लोगों को भी उसमें जोड़ सकें। आज गायों की अगर बात करें, गाय की रोटी हमारे यहाँ, ये भी हमारे धर्म में सिखाई गई हैं कि आपने पहली रोटी जो है गाय को देनी है। उसके लिए मैं गौशाला, यहाँ सेक्टर 94 में गौशाला है, उसके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। जी। हम प्रयास करते हैं, हम मंदिरों में भी डब्बे रखे हुए हैं हम लोगों ने, जहाँ पे गाय की रोटी लोग घरों से बना के वहाँ डालते हैं और वो लेके जाते हैं। आज वहाँ पे बहुत अच्छा अस्पताल बना हुआ है जहाँ गायों की चिकित्सा हो जाती है। तो सारे कार्य, बहुत बड़ी हमारी गौशाला है और हर कुछ दिन बाद जो है हम वहाँ पे और एक्टिविटी करते रहते हैं। धार्मिक जन्माष्टमी वगैरह पे हम लोग वहाँ पे पूजन कराते हैं, इस्कॉन मंदिर के द्वारा पूजा होती है, दीपावली पे होती है। तो हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे ही सभी लोगों को हम अपने धार्मिक कार्यों में जोड़ें और इतना सुंदर, इतना अच्छा हमारा सनातन धर्म है, उसकी से सभी लोग कुछ शिक्षा लें। मैं तो यही कहूँगा कि सभी को सभी धार्मिक कार्यों में जुड़ना चाहिए। गाय सेवा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। राजीव जी, एक समय आया था कोविड काल का और उस टाइम आप अध्यक्ष थे भारत विकास परिषद के। वो समय का अनुभव आपका कैसा रहा? अनुभव ज़रूर था, लेकिन हम कहेंगे दुखद थी वो समय। ईश्वर ने जो ये समय हमने देखा है, कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाया, हम तो ये कहेंगे। बहुत कठिन समय था, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जीवन में तो सिखाती भी हैं, हमने उससे सीखा भी। उस समय हम लोगों ने जो भी परिषद के, हमारे भारत विकास परिषद के कार्यक्रम थे उनको भी किया। तब ऑनलाइन का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमें मालूम चला, हमने कोशिश की कि उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करें। कुछ हमारी लाइन है इस टाइप की एडवर्टाइजिंग की जो हम उसे कर पाए, जिससे कि कम से कम सबको ये मैसेज जाता रहे कि जो भी एक समस्या एक पूरे
भारतवर्ष में क्या पूरे संसार में आई है, तो उससे डरे नहीं बल्कि लड़ें और मोटिवेट करते रहें लोगों को। उनको लगे कि भी आप रूटीन लाइफ जी रहे हैं, इस तरीके से कोशिश करते रहे। प्रोग्राम्स भी जो वो भी किए। डॉक्टर्स को का हमने एक सेमिनार टाइप भी कराया, जिसको कोई समस्या लग रही है या उसके बारे में कोविड के बारे में जो भी जानकारी लेना चाह रहे थे वो लें। वो सब प्रोग्राम भी हम लोग कराते रहे। सब आपस में हालचाल ऑनलाइन जब हम मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनको वो भी अच्छा लगता था। तो फेस्टिवल आते थे तो वो भी हम उनको उस तरीके से विश करते थे। साथ साथ हम लोग दवाइयाँ जिनको कोई ज़रूरत पड़ती थी, हम लोगों ने भंडारे बहुत लगाए शहर के अंदर। हमें शहर से विधायक जी का और सांसद जी का बहुत सहयोग मिला। विधायक जी का तो अक्सर फ़ोन आ जाता था मेरे पास कि अजवानी जी कोई ज़रूरत हो किसी प्रकार की आपको लगे, और हम उनका सहयोग लेते भी थे। तो उनका भी पूरा सहयोग मिला, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा। उस परिस्थिति को सबने मिलके हमने फेस किया, लेकिन अच्छे से निकाला भी। ईश्वर के आशीर्वाद से आज बहुत अच्छा समय है। हम उस चीज़ को यही चाहेंगे कि जीवन में कभी भी वो परिस्थिति किसी को भी याद ना रहे। जो ऐसा समय निकला है वो दोबारा किसी के जीवन में ना आए। वाकई सराहनीय है, क्योंकि लोग घरों में कैद थे और आप घर से निकल कर लोगों को ज़रूरत का सामान पहुंचा रहे थे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक चीज़ और रहती है कि राजनीति, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है? नहीं, राजनीति में मेरा बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। 2 बार जीवन में मेरे को आया ये ऑफ़र के आप राजनीति में जुड़ जाइए, लेकिन मैं उसमें कभी नहीं जुड़ना चाहूँगा। और फिर समाज सेवा ही करनी है, तो फिर मुझे लगता है कि समाज की सेवा जो मैं अभी ये काम समाज से संस्थाओं से जुड़ के कर रहा हूँ जी, तो यही ऐसे ही करूँगा। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा। राजीव जी, युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें मैं पवन जी ये कहूँगा कि समाज के साथ सभी को जुड़ना चाहिए। जो सक्षम हैं कुछ दे सकते हैं, क्योंकि समाज ने ही हमें सब कुछ दिया। आज हम इस लायक हो गए हैं तो हमें भी समाज को देना है, समय भी देना है, और हमारे पास जो भी हम पैसा खर्च कर सकते हैं उनके ऊपर वो हमें देना चाहिए। युवाओं को भी ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे तो उनके अंदर संस्कार भी आएंगे, उनके अंदर एक ठहराव भी आएगा, और जीवन में हम जैसी उम्र तक पहुंचने तक वो अपने आप को एक बेहतर इंसान समझ पाएंगे। तो राजीव जी, अंतिम सवाल, ये समाज सेवा कब तक करेंगे? पवन जी, ये समाज सेवा से मैं इतना जुड़ चुका हूँ कि अब तो ये मेरे जीवन के आखिरी सांस तक रहेगी। और मैं यही चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आखिरी सांस तक मुझे इतना सक्षम रखें कि मैं समाज के लिए सेवा करता रहूँ। राजीव जी, आपने हमें समय दिया, अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और शायद कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए P9 टॉक।